गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली इतिहासी क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में चर्चा करी थी और उद्भव के संबंध में जो जो विवाद थे मैंने आपको वो विवाद अच्छे से समझाए थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आज सिंधु घाटी सभ्यता पर आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, आगे बढ़ते हुए हमने पिछली क्लास में देखा था उद्भव, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रश्न के माध्यम से इसे करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे, पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था वो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में पढ़ा था। और आज की जो क्लास हम पढ़ेंगे वो आज की जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ताओं से कर रहे हैं कि आखिर किन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हैंडल करना है। मैं आपको एक प्रारूप बनाता हूँ क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव व निर्माणकर्ता के संबंध में एक प्रकार का विवाद या फिर धुंधलापन आज भी बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, क्यों बना हुआ है एक प्रकार का धुंधलापन या फिर विवाद? तो क्योंकि दोस्तों, साहित्यिक शोध नहीं है, पुरातात्विक स्रोत अपर्याप्त है। प्राथमिक स्रोत अपर्याप्त है। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत जो हमारे सामने वो अवेलेबल नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त कर सके। और पुरातात्विक स्रोतों की बात करी जाए तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो अपर्याप्त है, या फिर उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ और किन लोगों ने इसका उद्भव किया, इन दोनों ही चीज़ों को लेकर विवाद है। और दोस्तों, ये इतिहास है। इतिहास मतलब अतीत का अध्ययन करना। अतीत का अध्ययन मतलब बीती हुई चीज़ों का अध्ययन करना। और ये हम भी बखूबी तौर पर जानते हैं कि बीती हुई चीज़ों का अध्ययन हम हूबहू वैसा नहीं कर सकते जैसा समय था, जैसा समय बीत गया। हम केवल एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत अपर्याप्त हैं, साहित्यिक स्रोत कमी है। यही कारण है कि दोस्तों, आगे बढ़ाते हुए, यही कारण है कि इस संबंध में तीन भिन्न अवधारणाएं उभर कर सामने आती है। कौन सी अवधारणा दोस्तों? एक मेसोपोटामिया की अवधारणा, दूसरी अवधारणा दोस्तों आर्यों की अवधारणा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तीसरी अवधारणा द्रविड़ उद्भव की अवधारणा। दोस्तों, ये क्लास और ये क्वेश्चन खासकर आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाली क्लास को देख चुके होंगे। दोस्तों, ये तीन अवधारणा हमारे सामने उभर कर आई थी और तीनों अवधारणा में देखें तो तीनों अवधारणा एक प्रकार का, हमने बताया कि हम किसी भी अवधारणा को निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। तीनों अवधारणाओं की एक कह सकते हैं कि इन्होंने तीनों अवधारणाओं के कारण भी बताए थे कि आखिर किन कारणों से ये अवधारणा इन्होंने कहा है, किन कारणों से इस अवधारणा को भी लाया गया है, किन कारणों से इस अवधारणा को कहा गया है, और इन अवधारणाओं की सीमा भी थी।
इन अवधारणाओं की अपनी कुछ ना कुछ सीमा थी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तीनों अवधारणाओं के बारे में थोड़ा सा बताते हुए, परंतु इन अवधारणाओं की अपनी सीमा है, उनकी सीमाओं को भी साथ के साथ बता देना इस क्वेश्चन में। और आगे बढ़ते हुए आपको बताना है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतना कहा या फिर यह कहा जा सकता है कि SGS सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना में भिन्न कह सकते हैं मूल के लोगों का योगदान रहा होगा, भिन्न भिन्न मूल के लोगों का योगदान रहा होगा, या फिर अलग अलग जाति के लोगों का योगदान रहा था। दोस्तों किस अलग अलग जाति के लोगों का योगदान रहा है, थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम कह सकते हैं कि जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हमारे सामने उपलब्ध है, उन पुरातात्विक स्रोतों को देखने के बाद जो वहाँ से मानव अस्थि पंजर मिले, मानव अस्थि पंजरों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो 4 प्रकार के मानवों के अस्थि पंजर मिले। और ये जो आप देखें एक बार, ये 4 प्रकार के मानवों के अस्थि पंजर मिले दोस्तों। इसमें आपका एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा दोस्तों मंगोलाइड, तीसरा अल्पाइन। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दोस्तों, मंगोलाइड दोस्तों, और उसके बाद जो तीसरा मिला है अल्पाइन, और चौथा अगर हम देखें मेडिटेरियन। दोस्तों ये 4 प्रकार के लोगों के जो अवशेष हैं, 4 प्रकार की जो भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं, इनके अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कई प्रकार की अवधारणाएं बताई गई हैं, कई प्रकार की अवधारणाएं सामने उभर के आती है, लेकिन हर प्रकार की अवधारणा की अपनी एक सीमा है। कोई भी एक अवधारणा सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के लिए जिम्मेदार या फिर निर्णायक सिद्ध नहीं हो सकती। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्रोतों या फिर कह सकते हैं वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रजाति के लोगों ने मिलकर की थी। वहाँ से प्राप्त अवशेषों में हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और मेडिटेरियन प्रजाति के लोगों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता रहे होंगे। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता जो मैंने आपको बताया कि निर्माता कौन थे, ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब आगे बढ़ते हुए हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं, बिंदु को देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। आगे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, बिंदु है नगरीकरण। दोस्तों नगरीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नगरीकरण को अर्थ बता देता हूँ कि नगरीकरण का अर्थ क्या होता है। नगरीकरण से आशय एक ऐसे भूभाग की जनसंख्या से
जिसके अधिकतम लोग कृषि के अलावा किसी अन्य पेशे से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों नगरीकरण किस चीज़ को कहा जाता है? नगरीकरण उस स्थिति को कहा जाता है जब एक भूभाग पर या एक भूखंड पर रहने वाले लोग और ज़्यादातर लोग कृषि के अलावा कोई दूसरा पेशा अपना लेते हैं, कुछ और करते हैं। दोस्तों आज आप शहरों में देखेंगे तो शहरों में बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, फैक्ट्रियों में जॉब्स करते हैं, कंपनीज में जॉब करते हैं, और आप देखते हैं सोशल मीडिया पे इस चीज़ के थ्रू बहुत सारे लोग जॉब करेंगे, डिलीवरी बॉय के तौर पे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन शहरों के अंदर आपको खेती कहीं भी नहीं मिलेगी, नाम मात्र मिलेगी अगर कहीं मिलेगी दोस्तों तो ये शहर होते हैं। और गांव में आप देखेंगे तो गांव की अधिकतम जनसंख्या जो होती है वो खेती पे ही निर्भर होती है, वो खेती करती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। अगर भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम कहीं नगरीकरण के तत्व मिलते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इसके बाद वो नगरीकरण हमें बुद्ध काल में देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे इस नगरीकरण को। तो दोस्तों देखेंगे नगरीकरण से आशय एक ऐसे भूभाग की जनसंख्या से है जिसके अधिकतम लोग कृषि के अलावा किसी अन्य पेशे से जुड़े हों। तो ये हम इस नगरीकरण की बात कर रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीकरण था इतने समय पहले, आज से 4000 साल पहले दोस्तों लोगों ने, 4-5 हज़ार साल पहले लोगों ने, आप एक इस चीज़ का अनुमान कीजिए कि लोगों ने शहरों को स्थापित करना शुरू कर दिया था। आखिर क्या कारण रहे कि शहरों को स्थापित करने के क्या कारण थे जो शहर स्थापित हो पाए? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कारण, किन कारणों से शहर बने? तो दोस्तों इसमें भी एक प्रकार का विवाद है या फिर भिन्न विचारधारा है, भिन्न विचार है। वो क्या विचार है, भिन्न विचार है? तो दोस्तों देखते हैं उनके बारे में। दोस्तों एक पुरातत्वविद है जिनका नाम है फेयर सर्विस। आखिरकार ये नगरीकरण संभव कैसे हो पाया? किन चीज़ों ने नगरीकरण को संभव बनाने के लिए योगदान दिया? क्या कारण थे कि नगरीकरण संभव हो पाया? इस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो फेयर सर्विस एक नाम उभर के आता है दोस्तों। फेयर सर्विस इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण इसलिए उभर के आया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कि लोग, इसके अंतर्गत धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानी नगरीकरण में। धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों ये किस प्रकार से मानते हैं? इनका मानना होता है कि धर्म अपने आप में एक ऐसा क्या कहते हैं, हथकंडा होता है, अपने आप में एक ऐसा तरीका होता है जो दूर दराज क्षेत्रों से कृषि अधिशेष को, मतलब कृषि का वो भाग जो किसान अपनी जरूरत से ज़्यादा बो देता है, अपनी जरूरत से ज़्यादा जिसका उत्पादन करता है, वो शहरों की तरफ खींचता है। धर्म से दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल है, धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका? तो इन्होंने कहा कि धर्म, हम देखते हैं कि हवन कुंड, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड मिलते हैं और हवन कुंड से ये कहते हैं कि जो पुरोहित वर्ग होता है, पुरोहित वर्ग होता है वो हवन कुंड करके, मतलब हवन या फिर यज्ञ कर, इसे हम यज्ञ भी कह सकते हैं, हवन कुंड, वो यज्ञ के माध्यम से दूर दराज से कृषि अधिशेष को अपनी ओर खींचता है। कैसे खींचता है दोस्तों? आज भी हम देखते हैं जब कहीं पे यज्ञ होता है या कहीं पे पूजा होती है या फिर हिंदू धर्म में हम देख सकते हैं कोई भी एक नया कार्य होता है तो वहाँ पे पूजा होती है। और जब पूजा होती है तो पूजा के समापन पे या फिर पूजा की शुरुआत पे या फिर बीच में भी आप देख सकते हैं, जैसे भी जो पंडित जी होते हैं जो पूजा कराते हैं, थोड़ी देर पे वो कहते रहते हैं अब ये दान दक्षिणा का समय हो गया इस चीज़ के लिए, जिसको दान दक्षिणा देनी है वो दान दक्षिणा दे दे। दोस्तों 10, 20, 50 रुपये आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में दोबारा होता है कि ये मंत्र शुरू होने वाला है इस चीज़ के लिए, जिसको दान दक्षिणा देनी है वो दे दे। फिर वो दान दक्षिणा दे देते हैं, फिर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पंडित जी क्या कार्य करते हैं, जिनकी जेबों में ज़्यादा पैसा रखा है उसे खींच लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। फेयर सर्विस महोदय जी का भी यही कहना था कि हवन धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण हो पाया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हवन कुंड है, जो यज्ञ है, ये यज्ञ और हवन कुंड क्या कार्य करते थे, पुरोहित क्या कार्य करते थे कि ग्रामीण एरियो से क्षेत्र से कृषि अधिशेष को
ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र से कृषि अधिशेष को शहरों की ओर लाते थे। दोस्तों जब शहरों में अनाज आएगा तभी तो लोग शहरों का अनाज वो गांव का अनाज खा के कुछ अन्य कार्य करेंगे। अगर शहरों में अनाज आएगा ही नहीं तो नगरीकरण क्यों होगा? आप इस चीज़ को सोचो। अगर शहरों में अनाज आएगा नहीं तो लोग, शहरों के लोग क्या करेंगे? खुद अनाज का उत्पादन करेंगे। और अगर शहरों के लोग भी खुद अनाज का उत्पादन करेंगे तो वो भी कृषि कार्य में लग जाएंगे। और अगर वो भी कृषि कार्य में लग गए तो गाँव, वो शहर क्यों कहलाएंगे? फिर वो गाँव कहलाएंगे। तो दोस्तों शहरों की डेवलप करने के लिए, विकसित होने के लिए ये जरूरी है कि शहरों में कहीं ना कहीं से अनाज आए, कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्पादन आए हो अनाजों का, और वो अनाज शहरों में आए, शहर के लोग उस अनाज को खा के अपना भरण पोषण करें और उसके स्थान पर वो कोई दूसरे कार्य कर सकें। तो दोस्तों यही होता है। इन्होंने कहा था हवन कुंड और यज्ञ के माध्यम से पुरोहित वर्ग होता है वो पूजा करता है, बड़े बड़े हवन बैठाता है और हवनों में बहुत बड़े लेवल पर दान दक्षिणा कहते हैं कि दान दक्षिणा के रूप में जो अनाज होगा वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ खींचेगा, और जिसकी वजह से शहर के लोगों को अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी और शहर के लोग अन्य कार्यों को करना शुरू कर देंगे। ये शहरीकरण का इन्होंने एक महत्वपूर्ण कारण माना था। दोस्तों दूसरा इन्होंने महत्वपूर्ण कारण माना कि सिंधु घाटी के लोग प्रजनन शक्ति व उत्पादन शक्ति की पूजा किया करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग प्रजनन शक्ति या फिर उत्पादन शक्ति की पूजा किया करते थे। इससे क्या मतलब है हमारा दोस्तों? प्रजनन शक्ति या उत्पादन शक्ति की पूजा किया करते थे। ये दोनों ही कार्य क्या है? ये दोनों ही कार्य ये वहाँ के लोगों की आकांक्षा से जोड़ कर देखते हैं। दोस्तों आज आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि आप हनुमान जैसे ताकतवर हो जाए। अगर आज आप शिव जी की पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि शिव जी को मृत्यु के देवता माना जाता है, ताकि मृत्यु के बाद आप भी स्वर्ग में जाएं या फिर संकटों से बहुत सारे बचे रहें आप। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रजनन की पूजा करते थे। प्रजनन मतलब 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, 4 से 6 होना। और उत्पादन की पूजा करते थे। उत्पादन का मतलब होता है थोड़ी सी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ते चले जाना, उत्पादन बढ़ते चले जाना। तो दोस्तों उनकी आकांक्षा क्या थी? ये 2 चीज़ों की पूजा उसने करते थे ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उत्पादन के प्रति उनकी आकांक्षा उत्पादन को हमेशा बढ़ाने की थी। आकांक्षा उत्पादन को हमेशा बढ़ाने की थी। समझ में आया दोस्तों? प्रजनन शक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा तो ताकतवर होने के लिए, यहाँ पे ये प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे ताकि चीज़ें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12 बढ़ती चली जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खुद से उत्पादन शक्ति की पूजा करते थे, खुद वो उत्पादन। और इसके पीछे हमें पता चलता है कि उनमें कहीं ना कहीं उत्पादन के प्रति एक आकांक्षा थी कि उत्पादन धीरे धीरे बढ़े। और दोस्तों जब भी उत्पादन बढ़ेगा तो नगरीकरण या फिर शहरीकरण को बल मिलेगा, क्योंकि उत्पादन करने से लोगों के भरण पोषण की आवश्यकताएं पूरी होती है। और मैंने आपको नवपाषाण काल में भी ये बात बताई थी कि जब जब लोगों के भरण पोषण की उपलब्धता पूरी होगी, खाद्यान्न पदार्थों की कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होगी, तब तब लोग अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने खाने पीने की चीज़ों से और मूल आवश्यकताओं से पूर्ण हो जाएगा, वो सारी आवश्यकता उसे मिलेगी, तब वो अन्य चीज़ों पर ध्यान देगा। एक भूखा व्यक्ति पढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकता है, एक भूखा व्यक्ति इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच सकता, एक भूखा व्यक्ति कोई आविष्कार करने के बारे में नहीं सोच सकता। जब उसकी पेट की भूख मिट जाएगी तभी वो आगे के सोचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी फेयर सर्विस महोदय जी यही बात कहते हैं कि ये आकांक्षा जो है वो उत्पादन को हमेशा बढ़ाने की थी। और दोस्तों एक और उदाहरण देते हैं, बात और कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले साधु या फिर पुरोहित की मूर्ति का भी ये हवाला देते हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो से जो दाढ़ी वाले पुरोहित की जो मूर्ति मिली है वो ये दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग था, कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पुरोहित
वर्ग था और उस पुरोहित वर्ग का अच्छा खासा रुतबा था। ये पुरोहित वर्ग यज्ञ करता था, यज्ञ के माध्यम से ये दूर दराज क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो कृषि अधिशेष होता था उसे कह सकते हैं कि उसे शहरों की तरफ खींचता था, जिससे शहर के लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती थी। तो दोस्तों इन्होंने धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है और इन्होंने प्रजनन शक्ति, उत्पादन शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है और इन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है उसका भी हवाला दिया है कि हाँ वहाँ पे पुरोहित वर्ग था जो ये कार्य करता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवधारणा क्या उभर के आती है दोस्तों? दूसरी अवधारणा हमारे सामने उभर कर आती है जैसे गॉर्डन चाइल्ड, डी के चक्रवर्ती, गॉर्डन चाइल्ड और डी के चक्रवर्ती, ये दो इतिहासकार दोस्तों, इन्होंने भी एक कह सकते हैं एक विचार प्रस्तुत किया है और उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण पॉसिबल हो पाया उसके पीछे तकनीकी कारण है। तकनीकी कारणों को महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों कैसे तकनीकी कारणों को महत्वपूर्ण माना है? इनका कहना था कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्पकार एक स्थान से दूसरे स्थान फैले, जिससे व्यापार भी दूरस्थ क्षेत्रों में फैला व बाह्य व्यापार को भी बल मिला। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिल्पकार थे वो जगह जगह फैल गए और जगह जगह फैलने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार भी दूर दूर क्षेत्रों में फैलना शुरू हो गया। और दोस्तों फिर धीरे धीरे वो शिल्पकार बाहरी व्यापारी के लोगों से जुड़ गए और बाहरी व्यापार भी धीरे धीरे कह सकते हैं बढ़ने लग गया। और जब व्यापार बढ़ेगा तो आपको पता है धन आएगा, संपन्नता आएगी, लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा, आगे बढ़ेगा, और जीवन स्तर सुधरेगा तो शहरीकरण होगा। और यही बात कहते हैं। दूसरी तरफ इनका मानना था कि हल, चाक, चक्के, नाव, पहिया आदि के विकास ने भी सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण को बल प्रदान किया। तो दोस्तों दूसरा इनका मानना है कि दूसरी तरफ हल का आविष्कार हुआ तो कृषि बढ़ेगी तो कृषि अधिशेष होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, शहरों की तरफ आएगा तो वही वाली अवधारणा लागू हो जाएगी। शहरों की तरफ आएगा तो लोग अन्य कार्य करेंगे क्योंकि उनके खाने पीने की आवश्यकता आसानी से पूरी होगी। चाक का आविष्कार हुआ, अच्छे अच्छे बर्तन आने लग गए। चक्के, नाव, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार से एक कह सकते हैं माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाना आसान हो गया। और जब इस तरह का चीज़ें आसान हो गई तो एक व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान माल को ले जा सकता था, आराम से बेच सकता था और पैसा कमा सकता था। या फिर हम कहते हैं कि इसी अधिशेष की बात करते हैं जो गांव से शहरों में आता, वो भी गाड़ियों में आ रहा होगा, गाड़ियों के लिए पहिए की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये लगभग इन सब का कहना था। देखें आप एक बार, गॉर्डन चाइल्ड व डी के चक्रवर्ती का ये कहना था। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा
सभ्यता में नगरीकरण के तत्व या विशेषताएं। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण था? तो सबसे पहला मैंने आपको बताया एक बड़ी जनसंख्या का कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य में लगा होना। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्षेत्रों का बड़ा आकार। दोस्तों गांव छोटे छोटे होते हैं, शहर देखते हैं शहर में क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं और गांव छोटे छोटे होते हैं। लगभग गांव 20 हेक्टेयर, जबकि हड़प्पा क्षेत्र 60 से 100 हेक्टेयर व इससे भी बड़े मिले हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र थे जो शहर थे वो बड़े बड़े मिले। दूसरा, एक बड़ी जनसंख्या का कृषि से अन्य कार्यों में लगना। तीसरा दोस्तों, विभिन्नता का पाया जाना। यहाँ के क्षेत्र में दोस्तों विभिन्नता पाई गई है। विविधता किस आधार पर पाई गई है कि यहाँ के लोग पत्थर की भी पूजा करते थे, उत्पादन की भी पूजा करते थे, स्त्री की भी पूजा करते थे, पेड़ों की भी पूजा करते थे। तो हम देखते हैं अलग अलग पूजा करने वाले लोग यहाँ पे पाए गए। मतलब लोगों के धार्मिक विचार अलग अलग थे और इसीलिए इसे कह सकते हैं हम धर्म के आधार पर भिन्नता, धर्म के आधार पर दोस्तों यहाँ भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा हम कहते हैं शवाधिकरण। शवाधिकरण है भिन्नता। शवाधिकरण का मतलब होता है व्यक्ति के मर जाने के बाद, मृत्यु के बाद उसे किस संस्कार के अनुसार दफनाना है या जलाना है, जो भी करना है। तो यहाँ पे हमें पूर्ण शवाधिकरण भी मिलता है, समाधिकरण, शवाधिकरण और आंशिक भी मिलता है। दोस्तों पूर्ण से हमारा मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जला दिया जाता है तो पूर्ण शवाधिकरण होता है। जब किसी व्यक्ति को जला या बाद में जाता है, पहले उसे छोड़ दिया जाता है ऐसे फील्ड में, उसे चील कौवे खा जाते हैं और उसके बचे हुए अवशेषों को जला दिया जाता है। दोस्तों फिर हम देखते हैं नियोजित अधिवास। इसे हम आगे जाके अच्छे से डिफाइन करेंगे। दोस्तों गांव में लोग जो बेतरतीब तरीके से रहते हैं, कोई घर कहीं बनाए कोई घर कहीं बनाए, लेकिन शहरों में लोगों को रहने का एक तरीका होता है। और चौथा पांचवा हम लिपि का प्रयोग। छठा, एक मजबूत शासक वर्ग की उपस्थिति। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में शासक कौन थे ये आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन ये लगभग प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मजबूत शासक वर्ग था। वो शासक वर्ग था और उसके द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, तभी हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने सुव्यवस्थित तरीके से रहा करते थे। और सांस्कृतिक कह सकते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक विविधता मिलती है। बस ये थोड़ी सी चीज़ है। धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, इसके आधार पर हम कहते हैं सांस्कृतिक विविधता से हमारा मतलब है, अगर आप शहरों में देखोगे, गांव में देखोगे तो लगभग सभी लोग एक ही कल्चर के, एक ही संस्कृति के मिलते हैं। देखिए अगर आप शहरों में आओगे तो आपको पता चलेगा एक घर हिंदू का, दूसरा घर मुसलमान का, तीसरा घर सिख का, चौथा घर ईसाई का। और हिंदू भी एक जैसे नहीं, हिंदू भी अलग अलग, एक बहुत मॉडर्न हिंदू है, एक बहुत पिछले किस्म का हिंदू है, एक सारे रीति रिवाजों को मानने वाला हिंदू है, एक किसी रीति रिवाज को नहीं मानता। तो दोस्तों इस तरीके से ये सांस्कृतिक विविधता होती है और ये गांव में कम देखने को मिलती है। गांव के सब लोग लगभग सेम जैसे त्योहारों को बनाते हैं, सेम जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच समझ विचार हर चीज़ में, एक शहरों के लोगों में हर चीज़ में एक
भिन्नता होती है। दोस्तों ये नगरीकरण हमारा खत्म हो गया। दोस्तों आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में। दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जब व्यापार को देखेंगे तो सबसे पहले हम व्यापार के प्रमाण देखेंगे। प्रमाण से हमारा मतलब होगा जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उन्नत अवस्था में व्यापार था। तो दोस्तों सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, उन प्रमाणों को देखते हैं जिनके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था। हम ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो दोस्तों पहला प्रमाण देखते हैं कि SGS सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों से हमें मापतोल की प्रणाली मिलती है। मापतोल की प्रणाली मिलती है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोगों ने मापतोल की प्रणाली को विकसित कर लिया था। और दोस्तों लोग मापतोल की प्रणाली का विकास इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस में, व्यापार में उसका प्रयोग किया जा सके। और दोस्तों दूसरा आगे बढ़ते हैं कि लोथल से हमें मेसोपोटामिया की एक मोहर पाई है। दोस्तों लोथल से हमें एक मेसोपोटामिया की मोहर पाई है और इस मोहर से हम क्या अनुमान लगाते हैं, इससे विदेशी या फिर बाह्य व्यापार की ओर संकेत जाता है। बाह्य व्यापार की ओर संकेत जाता है दोस्तों। और हम देखेंगे आगे तीसरा, हड़प्पाई मोहर का मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में पाया जाना। हड़प्पाई मोहर का फारस की खाड़ी में पाया जाना, हड़प्पाई मोहर का मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में पाया जाना, ये भी दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संकेत देता है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के साथ व्यापार करते थे और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो हड़प्पा के साथ व्यापार करते थे। दूसरा चौथा देखते हैं, अक्काड़ के शासक सारगोन अपने एक अभिलेख में दावा करता है कि वह अपने यहाँ मेलुहा, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम वह माकन, दोस्तों बलूचिस्तान का प्राचीन नाम के व्यापारियों के लिए लंगर डालता था। दोस्तों ये चार प्रमाण हमें मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता
के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार भी करते थे। उनका फारस की खाड़ी के साथ लोगों के साथ संबंध था, उनका मेसोपोटामिया के लोगों के साथ संबंध था और उन लोगों के साथ उनका व्यापारिक आदान प्रदान चलता था। दोस्तों, अक्काड के शासक सारगोन अपने एक अभिलेख में यह दावा करता है कि वह अपने यहाँ मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वह माकन जो बलूचिस्तान है के व्यापारियों के लिए लंगर डालता था, मतलब डेरा लगाता था और वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आते थे। तो दोस्तों ये हमें कह सकते हैं कि प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत व्यापार था। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत व्यापार को देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो व्यापार था वो दो प्रकार से था। व्यापार दो प्रकार से किया जाता था। सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक व्यापार, दूसरा बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य व्यापार। तो दोस्तों आंतरिक व्यापार के अंतर्गत हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोथल व नागेश्वर तांबा हेतु प्रसिद्ध। लोथल व नागेश्वर, दोस्तों ये लोथल और नागेश्वर दो चीज तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, या फिर कह सकते हैं तांबा उत्पादन केंद्र थे। और दोस्तों लोथल चन्हुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिलना। आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं। लोथल व चन्हुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिलना। दोस्तों लोथल से शिप जो एक चीज होती है समुद्र में पाई जाती है शिप। और दोस्तों हम कह सकते हैं कर्नाटक के कोलार से दोस्तों सोने का उत्पादन हुआ करता था। ये लोग कर्नाटक के कोलार से सोने को मंगाया करते थे। और दोस्तों एक हम कह सकते हैं लोथल और नागेश्वर से ही लोथल व नागेश्वर से हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण होता था बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों आंतरिक व्यापार से हमारा मतलब है देश के अंदर ही व्यापार करा जाता है, जो देश के क्षेत्र आपस में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ व्यापार करता है। तो दोस्तों हम देखते हैं लोथल व नागेश्वर से तांबे हेतु प्रसिद्ध था। लोथल नागेश्वर से तांबा आता था और ये तांबा हम देखते हैं कि लोथल और नागेश्वर से ये तांबा पूरी एसजीएस सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नगरों में जाया करता था। लोथल व चन्हुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं मनके हमें बड़े पैमाने पे मिले और ये मनके जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले वो लोथल ज़्यादातर जो थे वो लोथल व चन्हुदड़ों से पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सप्लाई होते थे। लोथल से हमें शीप मिला है और कर्नाटक के कोलार से सोना जो सिंधु घाटी सभ्यता में था वो कर्नाटक के कोलार से मंगाया जाता था। लोथल व नागेश्वर से हाथी दांत की वस्तुएं लोथल व नागेश्वर में बनती थी और इससे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में फैलती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से फिर वो फारस की खाड़ी के माध्यम से हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, अन्य क्षेत्रों में भी जाया करती थी। तो दोस्तों एक बार देख लें आप कौन कौन सी मत हैं जिनका व्यापार चलता था। तांबे का दोस्तों व्यापार चलता था, मनके का व्यापार होता था, सेब का व्यापार होता था, सोने का व्यापार होता था आंतरिक, और हाथी दांत का। ये आंतरिक व्यापार थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ व्यापार किया करता था। और देखो बाह्य व्यापार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी,
मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी व मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं मध्य एशिया से। दोस्तों क्षेत्रों को याद रखें आप, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखते हैं कहाँ से क्या मंगाते थे ये, आयात क्या करते थे देखते हैं, फिर देखेंगे हम निर्यात क्या करते थे। तो दोस्तों आयात में ईरान से फिरोजा पत्थर, दोस्तों ईरान से फिरोजा पत्थर मंगाया जाता था। फिरोजा पत्थर से हमारा आशय कीमती पत्थरों से होता है, जो पत्थर बहुत कम पाया जाता है, जिस पत्थर से हम कह सकते हैं विभिन्न किस्म की ज्वेलरी बनाई जाती थी। मध्य एशिया से बदकशा भी दोस्तों एक प्रकार का पत्थर होता है जो ज्वेलरी के यूज में होता है। और हम देखते हैं मेसोपोटामिया से चांदी मंगाई जाती थी। दोस्तों मेसोपोटामिया से ये लोग चांदी मंगाते थे, चांदी का आयात करते थे। और कह सकते हैं कि बलूचिस्तान से व फारस की खाड़ी से दोस्तों घोंगे, बलूचिस्तान और फारस की खाड़ी से घोंगे मंगाए जाते थे। तो ये विदेशों से जो सामान मंगाते थे उसकी हमने एक आपके सामने एक कह सकते हैं सूची प्रस्तुत करी है। मध्य ईरान से ये मंगाते थे, मध्य एशिया से ये मंगाया जाता था, मेसोपोटामिया से दोस्तों ये सोना ना होकर मेसोपोटामिया से चांदी मंगाई जाती थी। और बलूचिस्तान व फारस की खाड़ी से घोंगे मंगाए जाते थे। अब दोस्तों थोड़ा सा निर्यात के बारे में देखते हैं। ये तो मंगाया जाता था, अब निर्यात को देखते हैं कि ये लोग निर्यात में किन किन चीज़ों का निर्यात किया करते थे। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ निर्यात की महत्वपूर्ण जो वस्तु थी कपास थी, कपास का निर्यात करते थे, सेब का निर्यात करते थे। हमने बताया हाथी दांत का जो व्यापार भारत में ही होता था, हाथी दांत का व्यापार लोथल व नागेश्वर में, उसका ये लोग निर्यात करते थे। और दोस्तों आबूनास की लकड़ी, आदि चीज़ों का ये विदेशों में निर्यात करते थे। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था वो आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार भी था। आंतरिक व्यापार जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, समझा दिया। बाह्य व्यापार ये था जो मैंने आपको बता दिया, किन चीज़ों का आयात करते थे बाहर से, किन चीज़ों का निर्यात करते थे। आंतरिक व्यापार मतलब किस चीज़ के कारखाने कहाँ पर स्थापित थे, लिख देता हूँ मैं, किस सामग्री के कारखाने कहाँ स्थित थे या कौन सी वस्तु कहाँ निर्मित होती थी। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की एक सूची है। इसे मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के संबंध में एक अवधारणा जो है हमारे सामने उभर के आती है। हम देखते हैं वो अवधारणा क्या है। कुछ इतिहासकारों का, कुछ विद्वानों का एक मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीकरण हुआ है वो नगरीकरण में मेसोपोटामिया के व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मेसोपोटामिया के व्यापार के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण संभव हुआ है। दोस्तों कैसे, एक बार थोड़ा सा हम समझते हैं। मेसोपोटामिया व्यापार, और दोस्तों जहाँ पे भी व्यापार ज़्यादा होता है, अगर आप देखेंगे आज भी पूरी दुनिया में जिस देश में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो देश सबसे शक्तिशाली होता है आर्थिक रूप से। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो आप देखेंगे दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो आपका KFC हो, और इससे अलग जो और भी बड़े ब्रांड वो सारे अमेरिका के मिलेंगे आपको, फ्रांस, जर्मनी, जापान के मिलेंगे।
तो ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं देश हैं, ये देश उतने ही डेवलप हैं जितना ज़्यादा यहाँ पे व्यापार है। दोस्तों इसी के आधार पे कुछ लोगों को कहना था कि मेसोपोटामिया व्यापार जो है मेसोपोटामिया व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में होता था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इस व्यापार से फायदा होता था और फायदा होने के कारण ही यहाँ के लोगों में भोग विलासिता बढ़ी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होगा, व्यापार भारत तक आएगा और भारत के लोगों को उस व्यापार से फायदा होगा और लोगों में भोग विलासिता बढ़ेगी। दोस्तों जब व्यापार से लोगों को कमाई अच्छी होती है, पैसा मिलता है, तो लोग नई नई चीज़ों की डिमांड करने लग जाते हैं, जो चीज़ें उनको ज़्यादा आरामदायक होगी, ज़्यादा सुविधाजनक होगी, उसे ही भोग विलासिता कहेंगे। कि लोग आरामदायक चीज़ों की मांग करने लग जाएंगे, जिसके कारण नई चीज़ों का उत्पादन या मांग बढ़ जाएगी, उत्पादन होने लग जाएगा, मांग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे उत्पादन के साथ साथ हम देखेंगे बड़ी जनसंख्या, उत्पादन व व्यापार लग जाएगी, बड़ी जनसंख्या उत्पादन व व्यापार में लग जाएगी। और जब हम देखेंगे किसी भी क्षेत्र में कृषि में लोग कम हैं जबकि अन्य में ज़्यादा, जब व्यापार में लोग ज़्यादा लगेंगे तो हम देखेंगे उस क्षेत्र का धीरे धीरे से शहरीकरण या नगरीकरण होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझें। मेसोपोटामिया व्यापार ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को फायदा पहुंचाया, भोग विलासिता पर्वतीय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में बड़ी मांग बढ़ी, नई चीज़ों का उत्पादन, नई चीज़ों की मांग बढ़ी, बड़ी जनसंख्या उत्पादन व व्यापार में लग गई और कृषि में कम लोग लगे, व्यापार में ज़्यादा थे, जिसके कारण शहरीकरण होता चला गया, लोगों के पास पैसा आता चला गया और जीवन स्तर सुधरता चला गया और धीरे धीरे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण संभव हो पाया। तो दोस्तों कुछ विद्वानों का ये मानना है। अब हम इस तथ्य का परीक्षण करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन के अंतर्गत ही हम इसे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में मेसोपोटामिया व्यापार की अवधारणा से आप कहाँ तक सहमत हैं। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन में आखिरकार क्या पूछने का प्रयास किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में मेसोपोटामिया व्यापार की अवधारणा से आप क्या कहाँ तक सहमत है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में मेसोपोटामिया के व्यापार की क्या अवधारणा थी या फिर क्या महत्व था, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, विद्वानों का। हम इस का एक बार देखते हैं कहाँ तक, जहाँ पर बात करी गई है कहाँ तक सहमत है, तो वहाँ पर एक सीमा होती है कि हम इस सीमा तक सहमत हैं और उसके बाद देखा जाए तो असहमत है। मतलब हम यहाँ तक तो देखें तो कुछ कुछ चीज़ें सहमति की तरफ दिखती हैं, कुछ कुछ चीज़ें लगती है कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता शायद मेसोपोटामिया का जो व्यापार था वो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लेकिन कुछ चीज़ों को और देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो मेसोपोटामिया का व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए नगरीकरण के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक था, लेकिन केवल यही नहीं कहा जा सकता कि उसके आधार पर या उसके बेस पे ही सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण या शहरीकरण हो पाया। तो दोस्तों हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में मेसोपोटामिया व्यापार की अवधारणा से आप कहाँ तक सहमत है। तो देखेंगे हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि वर्तमान में SGS के नगरीकरण में
मेसोपोटामिया के व्यापार की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका की अवधारणा महत्वपूर्ण रूप में उभरकर आई है। महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आई है सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के व्यापार की भूमिका की अवधारणा महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आई है। हालांकि नहीं, क्योंकि क्यों उभर कर आई है, तो उसका जवाब देंगे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता व मेसोपोटामिया की मोहरों का हमें दोनों सभ्यताओं में मिलना। सिंधु घाटी, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर थी वो मेसोपोटामिया में मिली है, और मेसोपोटामिया की जो मोहर थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। फिर हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सारगोन का शासक जो है, अक्काड का शासक सारगोन अपने अभिलेख में दावा करता है कि मेलुआ व माकन के व्यापारियों का लंगर लगाता था। ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक रिश्ते थे और दोनों का व्यापारिक आदान प्रदान भी चलता था। तो दोस्तों ये तो हम कह सकते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि व्यापार था। अब हम आगे बढ़ते हैं। परंतु सिंधु नगरीकरण में मेसोपोटामिया व्यापार की अवधारणा की अपनी सीमा नज़र आती है। क्या सीमा नज़र आती है? सबसे पहले हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम मेसोपोटामिया से सिंधु या सिंधु से मेसोपोटामिया कितना व्यापार होता था, इस बात का आकलन कर सकें। दोस्तों सबसे पहला इसकी अपनी सीमा है। सीमा क्या है कि हमारे सामने कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादा व्यापार करते थे या मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर ज़्यादा व्यापार करते थे। हमारे पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं है कहाँ कितना व्यापार होता था, बस हमें ये पता है व्यापार होता था। दोस्तों दूसरी चीज़ देखते हैं हम कि एक तो हम देखते हैं आंकड़ों के संबंध में कि आंकड़े, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो सिंधु घाटी वर्तमान में यह बात साफ हो
चुकी है कि सिंधु घाटी के लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, बल्कि फारस की खाड़ी के लोग व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सिंधु घाटी वर्तमान में यह बात साफ हो चुकी है कि सिंधु घाटी लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। ये बात निश्चित हो चुकी है, साफ हो चुकी है। और दोनों के बीच में जो व्यापार था उसमें आप कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी के लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो हम इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों कि फारस की खाड़ी के साथ हम व्यापार करते थे या मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग फारस की खाड़ी के लोगों के साथ व्यापार करते थे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के लोगों के साथ। दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को देखेंगे तो बीच में फारस की खाड़ी के लोग और उसके बाद मेसोपोटामिया। तो इस तरीके से दोस्तों व्यापार होता था, ये इनसे और ये इनसे, ये इनसे और ये इनसे, इस तरीके। तो हम ये कह नहीं सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का डायरेक्ट रिश्ता मेसोपोटामिया से था और मेसोपोटामिया के कारण ही भारत। तो दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की बात कर रहे थे और नगरीकरण के अंतर्गत हम तीसरे बिंदु की बात कर रहे हैं। दो बिंदु मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरे बिंदु पे आते हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। दोस्तों अगर प्राकृतिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यह साफ हो जाता है कि मध्य एशिया व पश्चिम एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा बेहतर अवस्था या प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर अवस्था में रहा है। ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार हेतु कच्चे माल की उपलब्धता में कमी नहीं थी। तो दोस्तों हमने देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में मेसोपोटामिया के व्यापार की जो भूमिका बताई थी, उसके संबंध में हमने 3.4 पॉइंट देख लिए कि एक तरीके से कहा जाए कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूमिका थी, लेकिन इतनी बड़ी भूमिका नहीं थी कि ये मेसोपोटामिया का जो व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे बड़ी एक सभ्यता में नगरीकरण को संभव कर सके। दोस्तों जहाँ पर पहले से ही हमारा भारतीय उपमहाद्वीप उन देशों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर है, कच्चे माल की उपलब्धता है, और जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहाँ पर व्यापार या बिजनेस अपने आप फलेंगे फूलेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने देख लिया, थोड़ा सा निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में जो आपको लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष में थोड़ा सा हम लिख सकते हैं कि सभी तथ्यों को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के व्यापार की सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में अंशतः भूमिका हो सकती है, परंतु निर्णायक भूमिका नहीं मानी जा सकती। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन क्लोज, आपका क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप क्वेश्चन करें तो पॉइंट वाइज करें, ताकि पढ़ने वाले को पढ़ते के साथ ही आपका क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हाँ आपने क्वेश्चन में इस चीज़ को, क्वेश्चन के आंसर में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, और वो आपके आंसर से खुश होकर आपको अच्छे नंबर दे दें। तो दोस्तों जब भी हम पॉइंट्स में करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी होती है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये मैं इस प्रकार की क्लास देने का प्रयास करता हूँ जैसे आप क्लास में बैठे और मैं आपके सामने बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। ये YouTube क्लास जैसे क्लास का मैं प्रयास नहीं करता। मैं चाहता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक मेरी क्लासों के साथ क्लोज अपनापन महसूस हो, और आप बिल्कुल बहुत सॉफ्ट तरीके से, आसानी तरीके से, जैसे एक अध्यापक बोर्ड पर लिखते हुए पढ़ाता है ऐसे ही आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप समझें। मेरी क्लास में जितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है वो सब आपको ऑब्जर्व हो। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए यूपीएससी टाइम्स को इस तरीके से सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद।